71 नंबर क्वेश्चन बना है, किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ के द्वीप पर अनुदैर्घ्य अध्ययन किए थे, यानी जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की थी। तो इन 4 मनोवैज्ञानिक में से कौन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, मार्गरेट मीट। इन्होंने वहाँ पे कह सकते हैं जो सामोआ द्वीप है, उस द्वीप पर वहाँ पर आदिम जाति रहा करती थी। तो वहाँ की जो कल्चर है ना, उस कल्चर का व्यक्ति पर कैसा प्रभाव रहता है या व्यक्तित्व पर कैसा प्रभाव रहता है, इससे संबंधित अध्ययन किया था। ठीक है, तो यही थे मार्गरेट मीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये परिभाषा है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछी हुई परिभाषा है जो 72 नंबर क्वेश्चन में, कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, फिर उसने चेतना का, अब वह व्यवहार विधि को स्वीकार करता है। यह कथन संबंधित है किससे है? तो ये आपके वुडवर्थ से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये स्टेटमेंट उन्हीं से संबंधित रहा है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 73 नंबर, अंतर्दृष्टि या सूझ का क्वेश्चन इस प्रकार है कि अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया है, यानी इनसाइड लर्निंग थ्योरी है वो किससे संबंधित है? ये 4 मनोवैज्ञानिक हैं आपके, तो ये हो जाएगी आपके कोहलर से। कोहलर ने 1917 में कोई स्थान है केनारी द्वीप, ठीक है, केनारी द्वीप पर चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे। और चिंपांजी, और मोस्टली पूछा भी जाता है किस पर अध्ययन किए थे, तो चिंपांजी पर अध्ययन किए थे। तो इनके समर्थक रहे थे। अब समर्थक कौन थे आपके? जैसे कि आपके मैक्स वर्दीमर थे, कोप्पा थे। तो मैक्स वर्दीमर और आपके कोप्पा। तो मोस्टली आपने देखा होगा जब भी हम इनसाइट थ्योरी की बात करते हैं या इनसाइट लर्निंग की बात करते हैं तो 3 मनोवैज्ञानिक के नाम लिए जाते हैं, कोहलर, कोप्पा, मैक्स वर्दीमर। ठीक है, तो इस वजह से इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 74 नंबर, वाइगोस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन थे नैतिक, शारीरिक, आनुवंशिक, सामाजिक। तो राइट आंसर सामाजिक यानी सोशियल। देखा जाए तो वाइगोस्की के 4-5 टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं, मोस्टली यही रिपीट होते हैं। एक तो इनकी SCL यानी सोशियल, कल्चर और लैंग्वेज, इनकी बात करते हैं। एक स्कैफोल्डिंग शब्द आपने सुन रखा होगा, तो उससे संबंधित क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा 2 चीज़ें चलती हैं बच्चों के अंदर ही संबंधित होती हैं, एक तो प्राइवेट स्पीच और एक चलती है आपकी रेगुलेटर स्पीच। ये 2 शब्द पूछे जाते हैं, सीटेट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे देखा जाए 2nd ग्रेड में तो SCL से ही बन जाता है। मोस्टली यहीं से क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है, जैसा कि देख पा रहे होंगे। ये कह रहा है कि पूर्व का अधिगम, यानी जब पूर्व का अधिगम है वो नई परिस्थिति में सीखने पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता है, तो ये कहलाता है। कोई प्रभाव नहीं डालेगा तो अधिगम का शून्य स्थानांतरण होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 76 है। 76 पूछा है कि स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है, तो वो हो जाएगा आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जिसे हम ऑपरेट कंडीशन बोलते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन है वो पावलर से संबंधित है। अंतर्दृष्टि अधिगम है कोहलर, कोप्पा और मैक्स वर्दीमर से संबंधित है। प्रयत्न एवं भूल है ये आपके थॉर्नडाइक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और 77 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास रेखीय होता है, गलत हो जाएगा। विकास रेखीय नहीं होता है, इसे बोलते हैं स्पाइरल, इंग्लिश में स्पाइरल होता है। ठीक है, और बाकी विकास पूर्वान्वय यानी जैसे इंग्लिश में प्रेडिक्टेबल बोलते हैं, ये बात सही है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बिल्कुल सही है। और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। गलत है ऑप्शन नंबर 1 जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 था, जब एक विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है तो इस अध्ययन को क्या कहेंगे आप? तो हम इस अध्ययन को बोलेंगे अनुदैर्घ्य अध्ययन, जिसे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे, एक अनुप्रस्थ काट अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन बना है। तो अनुप्रस्थ काट अध्ययन क्या होता है? तो हम कहेंगे जो विभिन्न समूह होते हैं ना, उनका अध्ययन एक साथ एक ही समय पर करें, उसे बोलेंगे अनुप्रास्ट, यानी अनुप्रस्थ कह सकते हैं, या इंग्लिश में क्रॉस सेक्शन स्टडी बोलेंगे। और बाकी अनुदैर्घ्य या लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है वो एक ही विषय का विकास है या अध्ययन करेंगे, वो अधिक समय अवधि तक करें, तब इसे कहेंगे अनुदैर्घ्य अध्ययन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 79 है कि व्यक्तित्व का अंतर्मुखता और बहिर्मुखता,
जिसे हम इंट्रोवर्सन और एक्सट्रोवर्सन बोलते हैं, तो ये आपके सिग्मंड फ्राइड के शिष्य हुआ करते थे, जुंग या यूंग बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 80 है, कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? तो सिंपल था, जैविक यानी बायोलॉजिकल डिटरमिनेट या डिटरमाइनेट बोलते हैं इसे। ये हो जाएगा आपका आनुवंशिक प्रभाव। कैसे हो जाएगा? कोई भी चीज़ हो बायोलॉजिकल तो संबंधित होती है आपके शरीर से ही। निर्धारक की बात ये आनुवंशिक प्रभाव, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया रोग, वर्णांधता, ये क्या है? जेनेटिक्स से संबंधित होते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरे में चले जाते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा है कि जैविक निर्धारक होते हैं। तो इनमें ऑप्शन के अनुसार देखें तो ऑप्शन एक ही सही हो जाएगा, आनुवंशिक प्रभाव रहेगा। और इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे लिंग का निर्धारण होता है, तो वो भी एक आपका जैविकीय निर्धारक ही होता है। तो उसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर है, निम्न में से कौन सी रक्षा युक्ति नहीं है, यानी डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है? 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जैसे साचार है ना, वो आपके डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, यानी रक्षात्मक युक्ति का प्रकार नहीं है ये, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 82 बना है, जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमी बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? क्वेश्चन अच्छा है, तो इसका राइट आंसर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। प्रणाली है, ये आपके उत्पाद का घटक है, ये ध्यान रखना है, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। अब मैं इसे समझा देता हूँ 1 मिनट में। और बाकी ये 3 हैं, ये आपके विषय वस्तु के 3 घटक हैं। चौथा होता है वो हो जाएगा आकृति, आकृति जिसे हम बोलते हैं फिगर। अब ध्यान से सुनाएं, ये क्वेश्चन पूछा कैसे है? उन्होंने पूछा है कि जो आपका गिलफोर्ड का त्रिविमीय या 3 डायमेंशनल थ्योरी थी, उसमें उन्होंने 3 विमाएँ बताई थी, COP। सी से विषय वस्तु होती है, ओ से संक्रिया होती है, पी से उत्पाद होता है। इसमें आपके 4 घटक थे, इसमें आपके 5 घटक थे, इसमें 6 घटक थे। इन 4 घटकों के नाम बताएं, तो 1, 2, 3, चौथा है आकृति। अब समझना, उन्होंने क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा है, 3 तो नाम दे दिए, एक दे दिया इस उत्पाद का। जो प्रणाली है ना, ये प्रणाली को इंग्लिश में सिस्टम बोलते हैं, ये सिस्टम आपका इस उत्पाद में आता है, घटक में। इन्होंने यहाँ से एक ऑप्शन यहाँ पर डाल दिया है, बाकी ये आपके विषय वस्तु के प्रकार हैं, ठीक है। तीनों हैं, ये आपके विषय वस्तु के अंदर आते हैं। जो चौथा है वो ये था, इसे हटा के उन्होंने एक प्रणाली है वो उत्पाद का एक ऑप्शन डाल दिया है और क्वेश्चन बना दिया था इस प्रकार। तो बाकी इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके 3 प्रकार ये हैं, चौथा ये है, ठीक है। इंग्लिश में ध्यान रखना, जैसे कि इन चीज़ों के सभी के इंग्लिश में याद रखोगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। कन्फ्यूज हो जाओगे, जैसे कि इसमें प्रतीकात्मक दे रखा है, सिंबॉलिक, इसे हम संकेतार्थ बोलते थे, ठीक है। मतलब पर्यायवाची बहुत सारे शब्द बन के आते हैं, तो कन्फ्यूज हो सकते हैं, इस वजह से इंग्लिश में ही याद रखा है इन्हें, तो बेस्ट है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं कि मानसिक आयु की अवधारणा है को विकसित किसने किया था, यानी जो आपकी मेंटल एज है इसका डेवलपमेंट किसने किया था? तो वो आपके विनय ने किया था 1908 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 है कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है, तो हम कहेंगे ये आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है ना, अपसारी, जैसे हम कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स बोलते हैं किसे? सृजनात्मकता को भी आउट ऑफ बॉक्स बोलते हैं, इसे पार्श्व भी बोल देते हैं, और इसके अलावा इसे बहुविध भी बोल देते हैं। और इस प्रकार इसे, यानी हम एक ही शब्द बोले ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है सृजनात्मकता, ठीक है। सिंपल है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? तो संवेगात्मक इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, जैसे उद्यमी सामर्थ्य था, तो ये तो गलत हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन है। इस प्रकार की तो संवेगात्मक बुद्धि का संबंधित कोई तत्व ही नहीं है। बाकी आत्म अभिप्रेरणा है, परा अनुभूति है, जैसे एम्पैथी बोलते हैं। उसके अलावा संबंधों को संचालित करना, ये भी आपके संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। यानी 3 ऑप्शन हैं, 2, 3, 4 है, ये तो आपके संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित तत्व हैं, जबकि संबंधित नहीं है वो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 86। क्वेश्चन ये पूछा था कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये 4 मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्लीलैंड। इन्होंने 1961 में दिया था ये उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। इनके एक साथ सहयोगी भी हुआ करते थे,
इनके जो सहयोगी हैं उनका नाम है एटकिंसन। लेकिन हमें ऑप्शन में केवल ये पूछा था कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है, तब राइट आंसर हो जाएगा मैक्लीलैंड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है जो आपका डिसलेक्सिया है वो किससे संबंधित है। तो डिसलेक्सिया हमेशा पठन विकार होता है, यानी रीडिंग डिसऑर्डर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाल अपराध का कारण नहीं है। ये 4 ऑप्शन हैं, जिनमें से बाल अपराध का कारण नहीं है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी उचित घरेलू वातावरण है वो एक बाल अपराध का कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी ये 3 ऑप्शन हैं वो एक बाल अपराध का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि जो कुटर परीक्षण है मापन के लिए अभिकल्पित है, यानी जो आपका कुटर परीक्षण है तो वो किसके मापने के लिए होता है, जैसे अभिवृत्ति के लिए, अभिक्षमता के लिए, अभिरुचि के लिए या अवदान के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, यानी जो आपका इंटरेस्ट होता है उसे मापने के लिए कोडर परीक्षण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा 2 परीक्षण और भी नाम याद रख सकते हैं जिसके द्वारा हम इंटरेस्ट को मापते हैं, यानी इंटरेस्ट यानी अभिरुचि को। तो उनका नाम है, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट के नाम से है, इसके द्वारा भी हम इंटरेस्ट को माप सकते हैं, यानी मापन कर सकते हैं। इनके अलावा एक थर्स्टन का और है जो आपका थर्स्टन टेस्ट बोलते हैं इसे, तो इसके द्वारा भी हम मापन कर सकते हैं। इनके अलावा एक नाम और याद रख सकते हैं, और जैसे कि जीस्ट, एक जीस्ट का और है टेस्ट, इसके द्वारा भी हम इंटरेस्ट को माप सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 90 नंबर है कि कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। ये 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से धारा प्रभाविता होती है जिसे हम फ्लुएंसी बोलते हैं, लचीलापन होता है जिसे फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी होती है, लेकिन जो स्मृतिकरण है यानी रट्टा मारना ये नहीं होती, यानी मेमोराइजिंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 बनाता है कि 12 वर्षीय विद्यार्थी सोहन की बुद्धि लब्धि अगर 75 है तो उसकी मानसिक आयु वर्षों में क्या होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 वर्ष। वो किस प्रकार आया है वो देख ले। टर्मन का सूत्र क्या होता है, हम कहते हैं कि IQ यानी इंटेलिजेंट क्वाटियंट बुद्धि लब्धि बराबर होता है MA मेंटल एज, जैसे हम कहते हैं मानसिक आयु, CA यानी CA है वो जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में क्रोनोलॉजिकल एज, मल्टीप्लाई 100, ये सभी जानते हैं टर्मन का बुद्धि लब्धि का सूत्र है। इसमें हम जो डाटा क्वेश्चन में पूछा यानी दे रखा है, हम ऐसे बोल सकते हैं दे रखा है, वो यहाँ पे फिट करना है आपको। जैसे कि आपकी IQ दे रखी है 75, उसके अलावा आपकी मेंटल एज है वो नहीं दे रखी है तो X मान लेते हैं, और जो आपकी शारीरिक आयु है वो दे रखी है 12 वर्ष, तो यहाँ पर रख देंगे, बाकी जो मल्टीप्लाई है 100 से कर देंगे। इसे डायरेक्ट करेंगे, इसे 25 काटेंगे 3 बार, इसको 25 से 4 बार, इस 4 से 12 को काटेंगे 3 बार। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो X की वैल्यू निकल के आएगी 9 वर्ष, जो आपकी मानसिक आयु मानी थी हमने X। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसा कि 71 नंबर क्वेश्चन है, ये पूछा है कि बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है। तो वो आपके अल्फ्रेड बिने हो जाएंगे, जिन्होंने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था वो 1905 में, और ये रहने वाले कहाँ के थे, फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72 है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये स्टेटमेंट है, पर्टिकुलर ये आपके वुडवर्थ से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 73, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन SR अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। इसके 2 तरीके हैं आंसर पर पहुंचने के, एक तो ये है कि थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलर ये सभी व्यवहारवादी हैं, ब्रूनर हैं ये आपके संज्ञानात्मक, या आप संज्ञानात्मक के अलावा इसे कह सकते हैं निर्मितवादवादी है, यानी निर्मितवादी है ये मनोवैज्ञानिक, इस आधार पर कर सकते थे। अदरवाइज ये है कि थॉर्नडाइक ने आपके ऐसा थ्योरी दी थी, स्किनर ने RS थ्योरी दी थी, और आपके पावलर भी है वो ऐसा थ्योरी से संबंधित है। इस आधार पर ऐसे अनुमान लगा सकते थे। SR यानी स्टिमुलेट रेस्पॉन्स, जिसे उद्दीपक अनुक्रिया बोलते हैं, इसे भी उद्दीपक अनुक्रिया, इसे अनुक्रिया उद्दीपक बोलते हैं। यानी आप ऐसे कह सकते हैं S और R में संबंध बताने वाले ये 3 मनोवैज्ञानिक थे, और जो संज्ञान की बात करते हैं वो ब्रूनर थे, जो ऐसा थ्योरी से कोई संबंध नहीं रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर इस वजह से भी 4 लगा सकते थे, वो अपने तरीके होते हैं, जैसे आपको मालूम होगा उसी आधार पर लगा सकते हैं। लेकिन इसका फैक्ट ये भी निकल के आता है
ये तीनों व्यवहारवादी थे और ब्रूनर है वो आपके संज्ञानवादी। इस आधार पर भी इसका आंसर लगा सकते थे। बाकी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रटंत स्मृति है। ये आपके अभिप्रेरणा का घटक नहीं होगा। आवश्यकता नीड होती है, अंतर्नोद यानी ड्राइव होता है और प्रोत्साहन इंसेंटिव होता है, तो नहीं है 2 नंबर ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर 2 ही नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 था, कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्देशन, यानी जो गाइडेंस है वो आपकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं होती है। वंशानुक्रम होता है, वातावरण भी होता है और परिपक्वता भी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को फिल इन द ब्लैंक्स के नाम से जाना जाता है, तो इसे बोलते हैं 2 नंबर ऑप्शन है जो आपका अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत भी बोल देते हैं। इसके अन्य नाम ध्यान रख सकते हैं आप, जैसे कि इसे बोलते हैं हम सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, इसके अलावा अनुकरण का सिद्धांत, इसके अलावा प्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत, इसके अलावा प्रतिरूप अधिगम सिद्धांत और एक अवलोकनात्मक सिद्धांत ये दे रखा है। मोस्टली यही उनके उपनाम हैं। ठीक है, तो उपनाम से ही पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बाकी अंतर्दृष्टि, कॉलर, चिन्ह, अधिगम सिद्धांत ये आपके टोलमैन से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कथन किससे संबंधित है? ये पर्टिकुलर आपके स्किनर का स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होना चाहिए इसका। क्वेश्चन नंबर 78 है, मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में अनुप्रयुक्त जिसे अप्लाइड बोलते हैं मनोविज्ञान कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका एजुकेशन साइकोलॉजी है, वो आपकी एक अप्लाइड ब्रांच मानी जाएगी साइकोलॉजी की, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिंपल था, ये विलियम वुंट के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, टॉरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? तो वो जैसे कि इसमें दे रखा है तार्किकता नहीं होगी, यानी जो रीजनिंग है वो नहीं होगी। बाकी जैसे फ्लेक्सिबिलिटी है, ओरिजिनलिटी है, जो आपकी फ्लुएंसी है, ये सभी आपके टॉरेंस के सृजनात्मकता के घटक हैं, ये तत्व है। ठीक है, जो नहीं है वो हो जाएगा तार्किकता। क्वेश्चन नंबर आपका 1 नंबर बना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेंजर के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी जो सुडोल का है जिसे इंग्लिश में एथलेटिक बोलते हैं, ये आपका स्प्रेंजर के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है। बाकी सभी है वो स्प्रेंजर के वर्गीकरण के ही भाग है। जैसे सैद्धांतिक है, कलात्मक है, जैसे दूसरा सौंदर्यात्मक भी बोल देते हैं, सामाजिक हो गया, इसके अलावा आपका सैद्धांतिक हो गया, कलात्मक, सामाजिक, इसके अलावा बचता है आपका एक आर्थिक, जो 6 प्रकार बताए थे। इसके अलावा आर्थिक के अलावा राजनीतिक। ठीक है, ये 5 हो गया, वो आपके 3 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, एक और बच रहा है लास्ट, एक धार्मिक और होता है। तो ये आपके व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे स्प्रेंजर ने 6, जिनमें से नहीं है वो सोडल का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया था? यानी जिसे इंग्लिश में हम TAT बोलते हैं, इंग्लिश में कहेंगे थेमेटिक एप्रेसेप्शन टेस्ट, जो दिया था मॉर्गन एवं मुर्रे ने 1935 में। इसमें आपको मालूम होगा 31 कार्ड हुआ करते थे जो 3 भागों में बटे हुए थे। 10 कार्ड आपके मेल, 10 कार्ड फीमेल, और आपका 10 कार्ड है मेल और फीमेल दोनों के, और बाकी 1 कार्ड हुआ करता था खाली जिसमें आपको कहानी लिखवाई जाती थी। इस प्रकार इसका राइट आंसर तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाता है। 83 नंबर है कि अच्छे समायोजन की विशेषता है, तो इसमें से टॉलरेंस है ना, ये हो जाएगी। बाकी ये तीनों पॉइंट है वो नेगेटिव है, आप खुद से भी पढ़ के देख सकते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा था टर्मन के अनुसार अत्युत्कृष्ट रखते हैं, यानी जो इंग्लिश देखो वेरी सुपीरियर अगर टर्मन की सारणी में देखते हैं तो 130 से लेकर 139 तक बुद्धि लब्धि वाले हैं वो बालक आते हैं, लेकिन इस प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो ये क्वेश्चन किया गया था डिलीट। ठीक है, बाकी जैसे आप भी देख गए 140 से बुद्धि लब्धि ऊपर वाले होते हैं उन्हें प्रतिभाशाली कहते हैं। 120 से 25 के मध्य में होते हैं तो हम इसे बोलते हैं सुपीरियर। ठीक है, यानी सुपीरियर को हिंदी में कह सकते हैं हम तीव्र या श्रेष्ठ बोल सकते हैं, श्रेष्ठ वाला। ठीक है,
इसके अलावा 110 से 15 वाले कौन आते हैं? 110 से 15 वाले आते हैं जो एवरेज से ऊपर होते हैं, तो हम बोल देंगे एबव एवरेज, यानी औसत से ऊपर, ठीक है। बाकी 110 से नीचे वाले होते हैं, 110 से नीचे वाले मोस्टली देखा जाए तो सामान्य बालक ही होते हैं, यानी एवरेज बालक। 90 से 110 के मध्य में आते हैं, वो एवरेज होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का वेरी सुपीरियर से संबंधित 130 से 39 का कोई भी फैक्टर नहीं दे रखा है फैक्ट, ठीक है। इस वजह से ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 85 था कि ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है, तो हम कहेंगे जो संवेगात्मक विकास है ना, ये आपका उत्तेजना का भाग है, क्योंकि ब्रिजेज के अनुसार एक उनकी स्टेटमेंट आती है कि जन्म के समय बच्चे में कोई भी संवेग नहीं होता है, लेकिन उत्तेजना जरूर होती है उसके अंदर। इस प्रकार का कोई कथन है जो ब्रिजेज से संबंध रखता है, तो उन्हीं के आधार पर पूछा ये क्वेश्चन, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्पीयरमैन, 2 फैक्टर थ्योरी। जी कारक, एस कारक, जी होता है सामान्य जन्मजात और एस होता है विशिष्ट या स्पेसिफिक। ये 1904 में दिया था। 87 अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड बोलते हैं इसे, एटीट्यूड जैसा इंग्लिश में देख पा रहे हो, एटीट्यूड की विधि नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जो इमोशनल कॉम्पिटेंस स्केल होती है, ये आपकी अभिवृत्ति मापन से संबंधित नहीं है। बाकी ये लिंकट है, ऑसगुड है और आपकी द बोगार्ट्स है, ये सभी आपकी अभिवृत्ति मापन से संबंधित रखती है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, जो संबंध नहीं रखती थी। 88 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रुचि का पहलू नहीं है? तो इसमें से जो गति करना है ये पहलू नहीं होगा। बाकी जैसे जानना है ये ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित हो जाएगा। अनुभव है, ये अनुभव आपके आ जाएंगे भावात्मक संबंध में। इच्छा है, ये आपकी क्रियात्मक हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो आपके रुचि से संबंधित नहीं है पहलू, वो 4 नंबर ऑप्शन सही है। व्यक्तित्व यानी यह व्यक्तित्व है वो समायोजन की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? वो आधार निराकरण होगी। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो अप्रत्यक्ष विधि के उदाहरण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है। ये पूछा है शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, तब हम कहेंगे ये आपके अधिगम करता है, यानी जो आपके लर्नर्स होते हैं उनसे संबंधित होती है। अधिगम की जो प्रक्रिया या प्रोसेस होती है उससे भी संबंध रखते हैं, और अधिगम की सम स्थितियों से भी संबंध रखेगी, यानी जो लर्निंग की सिचुएशंस होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 68। कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन देखें, अधिगम एक कह सकते हैं अधिगम समायोजन है, तो ये बात सही है, यानी लर्निंग इज एडजस्टमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। अधिगम सार्वभौमिक होता है, ये भी बात सही है। और ऑप्शन नंबर 4 को देखो, अधिगम का परिणाम व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है, ये भी बात सही है। लेकिन 3 नंबर ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा, अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय होता है, ये गलत है। देखा जाए तो अधिगम एक आंतरिक प्रक्रिया है, ऐसे बोल सकते हैं, यानी अधिगम एक आंतरिक प्रक्रिया है, न कि प्रेक्षणीय, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक अध्यापक ने विद्यार्थी का टीएटी परीक्षण किया ताकि उनमें निम्न की पहचान की जा सके। 4 ऑप्शन थे, उपलब्धि, अभिज्ञता, व्यक्तित्व, अभिवृत्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पर्सनैलिटी होती है या व्यक्तित्व होता है उसका मापन किया जाता है। टीएटी परीक्षण दिया था आपके मॉर्गन एवं मुर्रे ने 1935 में, जिसमें 31 कार्ड हुआ करते थे, जिसमें से 10 कार्ड आपके फीमेल, 10 कार्ड आपके मेल और 10 कार्ड दोनों के मेल और फीमेल, 1 कार्ड एक्स्ट्रा जिसमें कहानी लिखवाया करते थे, और ये व्यक्तित्व का मापन करती है। क्वेश्चन नंबर 71 है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, ये कह रहा है कि जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत, ठीक है, सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्ति होती है, उन्हें सीख लिया जाता है, कहलाता है। ये आपके थॉर्नडाइक के जो मुख्य 3 नियम होते हैं, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, और एक और होता है वो होता है अभ्यास का नियम। तो हम कहेंगे ये प्रभाव के नियम से संबंधित है। प्रभाव के नियम में आपने देखा होगा, ये आपके 3rd ग्रेड में तो किस टाइप से क्वेश्चन बने हैं, इसे ही हम कहते हैं दंड एवं पुरस्कार का सिद्धांत, यानी लॉ ऑफ इफेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, लॉ ऑफ इफेक्ट या प्रभाव का नियम, इसे कहते हैं पुरस्कार एवं दंड का नियम भी बोल देते हैं, या सिद्धांत बोल सकते हैं इसे। इसके अलावा संतोष और असंतोष का नियम या कह सकते हैं सिद्धांत बोल सकते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन बने हैं इसमें 3rd ग्रेड में। तो संतोष इंग्लिश में बोलते हैं सेटिस्फैक्शन, और यही पूछा है कि सेटिस्फाई आफ्टर इफेक्ट टेंड टू बी लर्न। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं इसका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन है। बाकी तत्परता है तो इसे तो रेडीनेस बोलते हैं। इसके बारे में 2 कथन है, एक तो आपका वुडवर्थ का है,
वुड बर्थ कहते हैं, ये आपके थर्ड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड किसी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर कोई मानसिक रूप से तैयारी का नियम भी कह देते हैं, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कोई अगर मानसिक रूप से तैयार है सीखने के लिए तो ये वुड बर्थ का कथन है, ये भी पूछा है। एक भाटिया का क्वेश्चन भी बना है इसी से, तत्परता है, तत्परता में ये कहते हैं वो अगर कोई इंटरेस्ट है इसके अंदर किसी चीज़ को सीखने का तो ये मान के चलो उसने युद्ध आधा जीत लिया, ये स्टेटमेंट भी पूछा है भाटिया का। बाकी अलावा और भी ऐसा कोई है नहीं बताने का। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है कि बेसल आयु किसके मापन से संबंधित होती है। सिंपल था, ये बुद्धि से संबंधित होती है। बेसल आयु कहते किसे हैं, यानी जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को हम हल कर देना उसे बोलते हैं बेसल आयु। एक आपने और सुन रखा हुआ टर्मिनल, अब साथ में इसे भी देखना, टर्मिनल वर्ष किसे कहते हैं, यानी जो आपकी टर्मिनल वर्ष होती है उसी किससे संबंधित होती है, ऐसे बोल सकते हैं। जिस आयु स्तर के प्रश्नों को हम हल ना कर पाएँ, ठीक है, हल नहीं कर पाएँ, हल कर दें अधिकतम आयु स्तर के, उसे तो बेसल आयु कह रहे थे हम। और जो टर्मिनल वर्ष है उसे कहेंगे जिस आयु स्तर के प्रश्नों को हम हल नहीं कर पाएँ, ठीक है, सॉल्व नहीं कर पाएँ, उसे बोलेंगे टर्मिनल वर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था बुद्धि लब्धि आईक्यू के परिकलन का सूत्र क्या होगा। टर्मन से संबंधित है, ये 1916 में दिया था उन्होंने। इसका होता है आईक्यू बराबर होता है MA/CA, MA/CA और मल्टीप्लाई 100। ये किससे संबंध रख रहा है देख लो इनमें से ऑप्शन में से। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्योंकि MA/CA मल्टीप्लाई 100, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 था रोरसा, यानी रोरसा इंक ब्लास्ट जिसे IBT बोलते हैं में शामिल हैं। देखो इसमें से देखा जाए जैसे कि 5 काले कार्ड तथा 5 रंगीन, दूसरा ऑप्शन है 10 काले, इस प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। 5 तो काले थे और सफ़ेद, यानी जो 5 कार्ड थे वो तो काले और सफ़ेद थे, 5 थे बहुरंगी थे, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ये आपके हरमन रोसा हैं, उन्होंने दिया था 1921 में, ठीक है। और देखा जाए तो आपने ऐसा भी पढ़ा होगा, ये शायद PTI में पूछा है, PTI में क्वेश्चन यही क्वेश्चन पूछा है। देखो पूछने का हर संस्था का अपना एक तरीका होता है। ये RPSC है और जो PTI कराती है वो RSMSS है, जो राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड है आपका जयपुर में, वो कराता है। और ये RPSC अजमेर है, वो कराती है। देखा होगा थर्ड ग्रेड में ये पूछा था PTI पर, थर्ड ग्रेड में जो आपका IBT है उसके अंदर जो कार्डों की संख्या 10 होती है ना, तो 10 में किस किस प्रकार के होते हैं, तो उसमें दे रखा था 5 तो आपके काले और सफ़ेद होते हैं। ये थर्ड ग्रेड PTI में पूछा हुआ है, 5 तो आपके काले और सफ़ेद होंगे, ठीक है। जो बाकी 5 बचते हैं ना, ये इसमें दे रखा है कि 5 है वो आपके बहुरंगी होते हैं, तो उसमें डिवाइड कर रखा था। ये 5 है, कैसे डिवाइड कर रखा था कि 2 तो इसमें होते हैं काले और लाल, ठीक है, यानी ब्लैक व रेड, ठीक है। इसके अलावा 3 होते हैं वो आपके विभिन्न रंग के होते हैं, यानी अन्य रंग के। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, ठीक है। पूछने का तरीका अपने अलग अलग हैं लेकिन बात वही है, तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत है, यानी इसे इंग्लिश में याद रखें तो सबसे बेस्ट रहेगा। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है, ये किससे संबंधित है, ये आपके क्लार्क से संबंधित है, इन क्लार्क हल। इनके सिद्धांत के देखो अन्य नाम क्या हैं, इसे ही आप है ऐसे बोल सकते हैं कि अवकलन का सिद्धांत है, अवकलन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत भी बोलते हैं, चालक न्यूनता का सिद्धांत बोलते हैं, इसके अलावा यथार्थ सिद्धांत बोलते हैं, परिष्कार का सिद्धांत भी बोलते हैं, इसे निगमन का सिद्धांत, प्रेरणा प्रबलन का सिद्धांत, यानी इतने सारे उपनाम हैं इनके। तो बेहतर ये है कि जैसे भी आपको याद हो जाएं कर लेना चाहिए। मोस्टली 2-3 तो मेन रखते हैं, जैसे प्रेरणा प्रबलन का सिद्धांत है और एक आपके चालक न्यूनता का सिद्धांत है। मोस्टली यहीं करके एक सबलीकरण, इन तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली, और ये मिलान में पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था 25 वर्षीय लड़का है जिसकी मानसिक आयु 16 है, का IQ क्या होगा, यानी उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। सिंपल था, ऐसे कह सकते हैं हम। इसमें से देखा जाए जो आपके टर्मन का सूत्र है, IQ बराबर होता है मानसिक आयु बट्टे शारीरिक आयु गुणा 100। मानसिक आयु दे रखी 16 वर्ष, तो हम जैसा दिया है वैसे ही कर लेते हैं 16 वर्ष। उसके अलावा जो शारीरिक आयु है वो है 25 वर्ष और मल्टीप्लाई 100, 25 से 100 और 16 चौक 64, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के फिल इन द ब्लैंक्स में परिवर्तन लाना चाहती है।
किसमें, जैसे कि चेतना, आत्मा, मस्तिष्क और व्यवहार। तो ये आपके व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 नंबर हो जाएगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है कि अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं से संबंधित हैं। तो हम कहेंगे ये आपकी इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता हैं, उनसे संबंध रखेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 79 है कौन सा युग्म गलत है। पहला है अधिगम का साइन थ्योरी, जिसे चिन्ह प्रतिमान का सिद्धांत बोलते हैं, वो एडवर्ड ली टोलमैन से संबंधित है, सही बात है। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत है, ये कोट लेविन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, ये ब्रूनर से संबंधित नहीं होगा, ये आपके अल्बर्ट बांडुरा से संबंधित होगा, तो यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाकी है प्रयत्न त्रुटि अधिगम सिद्धांत, जिसे हम ट्रायल एवं एरो थ्योरी बोलते हैं, ये आपके थॉर्नडाइक से ही संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 80 है बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है। देखा जाए तो आपने इस टाइप का क्वेश्चन बहुत किए होंगे, जो आप डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ते हैं ना, पहला यूनिट होता है, तो उससे संबंधित है, यानी वंशानुक्रम का 50% और वातावरण का 50%। हम मानते हैं कि दोनों का ही समान होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। देखा जाए तो बायोलॉजिकल ज़्यादा इफेक्ट रहता है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं दोनों का 50-50% मान सकते हैं, पर्टिकुलर एक का नाम नहीं ले सकते यहाँ पर, ठीक है। तो हम कहेंगे बालक की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित दोनों ही करेंगे, चाहे वो वंशानुक्रम हो या वातावरण। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 81 नंबर थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम कौन सा है। सादृश्य, गौड़ नियम, अभ्यास, मुख्य नियम। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। बाकी है आत्मीकरण है, ये आपके गौड़ नियम है। मनोवृत्ति का नियम है, ये भी आपका गौड़ नियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो आपका समायोजन होता है, यानी एडजस्टमेंट है, किस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। जो गलत है वो चूज करना है। यह संतुलन प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। समस्या का समाधान भी करता है, बिल्कुल सही बात है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। और 4 नंबर ऑप्शन है समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 गलत हो जाएगा। ये कह रहा है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जबकि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सृजनात्मकता की विशेषता होती है। देखो मौलिकता, ओरिजिनलिटी बोलते हैं, वो सही है। प्रभावशीलता, जिसे फ्लुएंसी बोलते हैं, ये भी बात सही है। लचीलापन, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान है कि उपादेयता क्या होती है। तो हम कहेंगे जैसे ऑप्शन पहला है स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए। दूसरा ऑप्शन है बालक की आवश्यकता की जानकारी के लिए। तो हम कहेंगे दोनों ही सही हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अधिगम बाधित या असमर्थ बच्चे अधिकतम होते हैं। आक्रामक होंगे, संगठित होंगे, संगत होंगे या निम्न उपलब्धि वाले होंगे। तो हम कहेंगे अंडर अचीवर्स होंगे, यानी निम्न उपलब्धि वाले होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। तो हम कहेंगे ये बाल केंद्रित बना दिया है, चाइल्ड सेंटर्ड। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया था। सिंपल था, 120। बात करें गिलफोर्ड की, इनका सिद्धांत इंपॉर्टेंट भी है, इसमें से हर वर्ष क्वेश्चन बनता है, ऐसे बोल सकते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा जो आपका 3 डायमेंशन थ्योरी बोलते हैं, देखा जाए इस सिद्धांत को, या COP बोल देते हैं, या आपका एक इसमें नाम दे रखा है बौद्धिक संरचना का मॉडल भी बोल देते हैं। इसमें से हर वर्ष एक क्वेश्चन बनता है। तो हमने केवल यही पूछा था इनमें से कितने तत्व थे शुरुआत में, यानी प्रारंभ में। तो हम कहेंगे 120 थे। वो किस प्रकार थे, अगर इस सिद्धांत की बात करें तो 1967 में ये सिद्धांत में 120 खंड बताए गए थे। तो वो इस प्रकार थे 4 गुणा 5 गुणा 6, ठीक है। तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 120 ही आएगा। फिर 1977 में इसमें चेंज किया गया, तब ये आपके खंड बनाए थे इन्होंने 5 गुणा 6, तो ये आपके हो गए थे 150 से। फिर 1987 की बात है, फिर 87 नहीं 88 की बात है, तब इसे चेंज करके कर दिया इन्होंने 5 × 6 बराबर 180। वर्तमान में पूछे जाए तो 180 खंड हैं, और शुरुआत या प्रारंभ में पूछे जाएँ तो ये खंड हो जाते हैं 120। जो पहला क्वेश्चन बना था आपका इस 2018 के क्वेश्चन पेपर में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन इस प्रकार था कि सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं।
ये प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? जैसे ये व्यक्तिगत हैं, सामाजिक हैं, शरीर कारक हैं या राजनीतिक हैं। हम कहेंगे ये सभी सामाजिक प्रेरक हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सामाजिक प्रेरक में आपके जैसे कि इसमें सम्मान है, ठीक है, प्रतिष्ठा है, और आपकी एक क्रिएटिविटी है यानी रचनात्मकता है, इसके अलावा आपका आत्मगौरव है और जिज्ञासा, ये सभी सामाजिक प्रेरक हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 82 बनाता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसके द्वारा उसकी जीवन शैली, व्यवहार, तौर तरीके, विचारों और भावनाओं का अवलोकन किया जा सकता है कहलाती है। तो हम कहेंगे ये आपकी केस स्टडी है। केस स्टडी आपके टाइडमैन द्वारा दी गई थी, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। यानी केस स्टडी है ये आपके टाइडमैन द्वारा दी गई थी, और इसमें जो पास्ट की बातें हैं और प्रेजेंट तक ये सभी का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया बांडुरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत जैसे अवलोकन अधिगम में सम्मिलित नहीं है, वो बतानी है। इसकी इंग्लिश देखिए, इससे आसानी होगी। जैसे आप है अगर इनके 4 स्टेपों की बात करें, यानी जो 4 सोपान होते हैं, एक होता है अवधान। अवधान का मतलब होता है अटेंशन। इसमें दे रखा है अवधानात्मक, जैसा कि ऑप्शन नंबर 2 है, इसे बोलेंगे अटेंशियल, ठीक है, तो पहला ये हो जाएगा। सेकंड आता है धारणात्मक, और धारणात्मक 3 नंबर ऑप्शन में है, जिसे हम बोलते हैं रेटेंशियल, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पुनः प्रस्तुतिकरण या उत्पादन, यानी हम ऐसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन या उत्पादन कहें तो हम उसे प्रोडक्शन बोल सकते हैं। तो इसमें इस प्रकार का कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। अभी उन्होंने बोला है पुनः प्रस्तुतिकरण, इसे रिप्रेजेंट बोल सकते हैं, पुनः प्रस्तुतिकरण, ये आपका तीसरा सोपान होता है। चौथा होता है पुनर्वलन या अभिप्रेरणा, तो 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है मोटिवेशनल। अब हमें ये पूछा है कि इसमें से नहीं है, तो वो आपका अनुभवात्मक है ना, यानी जिसे एक्सपीरियंशियल बोलते हैं, ये आपके रॉबर्ट स्टनबर्ग से संबंधित है। किससे? आपके रॉबर्ट स्टनबर्ग, उन्होंने 3 प्रकार बताए थे, ये उससे संबंध रखता है। इसे यानी आपके बांडुरा के जो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत है, इसके जो 4 सोपान होते हैं उनमें से नहीं है, वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जिसे हम बोल रहे हैं एक्सपीरियंशियल, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन है वो आपके सोपान हैं जो आपके बांडुरा के संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था कि कौन सा है जो उच्च बुद्धि का एक संकेत है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 को देखो, हम कहेंगे जो समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठपोषण यानी फीडबैक का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा उच्च बुद्धि का संकेत। क्वेश्चन नंबर आपका 85 है, बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं, समायोजन की यह यांत्रिकी कहलाती है। तो हम कहेंगे ये आपका प्रक्षेपण हो जाएगा, यानी इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्शन। प्रक्षेपण में आपने देखा होगा मोस्टली यही होता है कि कोई बालक अपनी कमी को दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, तो मोस्टली यही होता है प्रक्षेपण। और जैसे कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो इस प्रकार के ये आपके उदाहरण हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि एच सेल्डन ने सभी मनुष्यों के शारीरिक आयामों को गोलाकाय, मध्यकाय, लंबाकाय श्रेणियों में विभक्त किया है। व्यक्तित्व का यह सिद्धांत कहलाता है, तो सिंपल है, ये प्रारूप सिद्धांत कहलाता है, और ये आपका 1940 में दिया था, ठीक है। और इन्होंने 3 प्रकार बताए थे, जैसे कि इसमें दे रखा है। पहला था आपका एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और आपका एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। तो ये प्रकार थे, ये प्रारूपी प्रकार सिद्धांत कहलाता है, यह प्रकार सिद्धांत, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है, ठीक है। जो गलत है वही चूज करना है। हम कहेंगे प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत जल्दी परिवर्तित होते हैं, ये कथन गलत है, बाकी ऑप्शन सब सही हैं, ठीक है। बात करें बालक के जो संवेग होते हैं वो अस्थायी होते हैं, वो ज़्यादा परिवर्तनशील होते हैं बजाय प्रौढ़ों की, ये होता तब हम कहते सही है। इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया 4 नंबर, कि ये कथन है ये सही नहीं है। हमें यही पूछा था ना कि इसके बारे में सही नहीं है, तो वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 88 है,
क्वेश्चन इस प्रकार है, ये कह रहा है कि टॉरेंस के सृजनात्मक मापन के परीक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है। हम कहेंगे कि एक लंबी कविता को याद करना ये आपकी एक सृजनात्मकता का मापन का परीक्षण नहीं होगा, बाकी सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 89 है, कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है। तो हम कहेंगे इसमें से जो बाल्यावस्था होती है इसमें सबसे धीमी गति से शारीरिक विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 है, केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण नहीं है। तब हम कहेंगे इसमें जैसे ऑप्शन दे रखे हैं कि व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, ठीक है, इसके अलावा आपका सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण और शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों परीक्षण। तो हम कहेंगे केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा अशाब्दिक परीक्षण, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, नॉन वर्बल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। तो हम कहेंगे जो संबंधन है ये आपके प्रतिभाशाली बालकों से संबंधित है, ये भी त्वरण प्रतिभाशाली से, और प्रतियोगिताएं ये भी प्रतिभाशाली से, लेकिन जो उपचारात्मक शिक्षण है ये धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए कह सकते हैं सर्वाधिक उपयुक्त प्रावधान होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन था कि कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है। तो हम कहेंगे विकास एक संचयी प्रक्रिया है, यानी जो पूर्व के अनुभव इसमें जोड़े जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है कि एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ क्या होता है। तब हम कहेंगे कि बालकों या विद्यार्थियों को समझना सबसे बड़ी बात रहेगी, यानी यही शैक्षिक निहितार्थ होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, एक कक्षा में विद्यार्थियों या विद्यार्थी समूह में एक परियोजना पर मिलकर कार्य करते हैं, यह एक उदाहरण है। तब हम कहेंगे सामाजिक निर्मितवाद उपागम होगा, यानी निर्मितवाद है ये उससे संबंध रखेगा। और निर्मितवाद में मोस्टली यही होता है कि बालकों के समूह में विभाजित होते हैं, जो भी प्रोजेक्ट मिलता है उसे मिलकर कार्य करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं और लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखते हैं और उसका हल निकालते हैं। यही होता है आपका सामाजिक निर्मितवाद उपागम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो आपका संबंधित है, ये कह रहा है कि रोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़कर या पढ़ रहा है क्योंकि वह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता है कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। यह सर्वोत्तम उदाहरण होगा। तो हम कहेंगे वो आपका इंटरनली मोटिवेट होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था बुद्धि के त्रितंत्रे जिसे ट्राई आर्किक बोलते हैं सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण सृजनशील और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती है। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किया था। तो हम कहेंगे ये आपका रॉबर्ट जी स्टर्नबर्ग है, ये इससे संबंधित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन ये था कि निम्न में से कौन सा कथन है जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है। तब हम कहेंगे जो आपका एक मानवीय विज्ञान है ना, ये कह सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है, यानी ऐसे कह सकते हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मानवीय और शुद्ध विज्ञान नहीं होता है, ये कहना सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 98 नंबर। फर्स्ट कॉलम में मनोविज्ञान के स्कूल दे रखे हैं, सेकंड कॉलम में आपको मनोविज्ञान के नाम दे रखे हैं, इन्हें सुमेलित करना है फर्स्ट कॉलम से सेकंड को। पहला है मनोविश्लेषणात्मक, यानी मनोविश्लेषण है, ये आपके सिगमंड फ्रायड से संबंधित हो जाएगा। व्यवहारवाद है वो आपके क्लार्क हर्श से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। और गेस्टाल्टवाद है ये आपका संबंधित हो जाएगा मैक्स वर्दिमर से। और बाकी निर्मितवाद है ये आपके लेव वाइगोस्की से संबंधित हो जाएगा। इस प्रकार का ऑप्शन हमें चूज करना है। हम कहेंगे पहले में होगा तीसरा, तो पहले में तीसरा इन ऑप्शनों को न थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। पहले का होगा तीसरा, तो ये इन दोनों ऑप्शनों में है। दूसरे का होगा पहला, तो ये आपके दूसरे नंबर ऑप्शन में है, सॉरी तीसरे नंबर ऑप्शन में है। और तीसरे का मतलब यह है तीसरे ऑप्शन के दूसरे के ए में, ऐसे बोल सकते हैं। और बाकी गेस्टाल्टवाद है ये आपका मैक्स वर्दिमर यानी तीसरे का डी।
और चौथे का निर्मितवाद है, ये आपके लेव वाइगोत्स्की से संबंधित हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है कि विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण या सुसाध्य उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में सहायता करना इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। तब हम इसे कहेंगे ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण या इसे लंबात्मक अधिगम स्थानांतरण भी कह देते हैं। तो हम कहेंगे वर्टिकल ट्रांसफ़र यानी ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो आपका 100 नंबर क्वेश्चन है। बालकों के आत्म प्रत्यय, आत्म प्रत्यय को इंग्लिश में यहाँ पे कहा गया है सेल्फ कॉन्सेप्ट। आत्म प्रत्यय के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, नहीं पूछा है। तब हम कहेंगे इसमें से कि समस्याओं से बचने के लिए सलाह देना, ये आपका एक सेल्फ कॉन्सेप्ट विकास के लिए सही नहीं है या उपयुक्त तरीका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। इस प्रकार जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आपका पहला क्वेश्चन बना है कि सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम मनोविज्ञान किस संप्रदाय की देन है। तो सिंपल था क्वेश्चन, तो ये हो जाएगी गेस्टर्लोइड। जैसे इसमें आते हैं आपके कॉफा, मैक्स, वर्थाइमर और कोहलर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 82 नंबर है कि शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। क्या नहीं है, ये इंग्लिश भी साथ में देखते जाना। हम बोलेंगे ये एक नॉर्मेटिव साइंस नहीं है। ठीक है, यानी मानक शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। बाकी ये तीनों पॉइंट हैं, जैसे बालक का व्यवस्थित अध्ययन करना, सिंपल है, ये आपकी शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। शैक्षिक परिस्थितियों में मनोविज्ञान नियमों का सिद्धांतों का अनुप्रयोग या अप्लाई करना, ये भी बात सही है। और बालक की शैक्षिक वृद्धि और विकास का अध्ययन करना, ये पहली यूनिट लगती है आपकी। यानी पहली का मतलब एजुकेशन साइकोलॉजी के बाद जो आप पढ़ते होंगे बच्चे का विकास, तो वो उनसे संबंधित ये थ्योरी हो जाती है। तो कह सकते हैं हम इसमें से 2 नंबर ऑप्शन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है, बाकी सभी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो इस प्रकार है कि नकारात्मक पुनर्बलन है यानी नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, इनमें से कौन सा है वो चूज करना है। ये हो जाएगा, हम कहेंगे अगर नकारात्मक पुनर्बलन किसी को देते हैं या नकारात्मक पुनर्बलन कहते किसे हैं, उसके बाद क्या इसका रेस्पॉन्स रहता है, तो हम कहेंगे इससे वांछनीय व्यवहार बढ़ता है अपना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा सीखने के लिए केंद्रीय होती है। तो SCL यानी S से बनता है सोशियल, C से बनता है कल्चर और L से बनता है आपकी लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। मोस्टली यहीं से क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक की अवस्था की विशेषता है। तो ये आपके जिन व्याजय से संबंधित है। संवेदीकामक अवस्था है जो पहली अवस्था है। इसमें अगर देखें 0 से 18 माह तक कोई भी आपके कह सकते हैं मस्तिष्क में कोई भी वस्तु स्थायित्व नहीं होता है, ऐसे कह सकते हैं, या कह सकते हैं प्रतिबिंब इतने स्थायी रूप से नहीं बन पाते हैं। तो हम कहते हैं दृष्टि से ओझल हो जाने के बच्चे के सामने से कोई भी चीज़ उठाते हैं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब भी आप 18 से और 24 माह की बात करेंगे तो यहाँ पर वस्तु का स्थायित्व बनना प्रारंभ हो जाता है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे भी। इसका मतलब होता है ये क्वेश्चन बना है ये लैंग्वेज। और इसके बाद अगर पूछेगा वस्तु स्थायित्व कब से प्रारंभ होता है, तो आप कह सकते हैं कि वस्तु स्थायित्व है वो आपके 18 माह से लेकर 24 माह। ठीक है, तो इस टाइम पे वस्तु स्थायित्व बनता है। आप कोई चीज़ उठाते हैं उसके सामने से तो उसे अनुभव होता है इस चीज़ का। नेक्स्ट है कि ब्राउन फ्रेन ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार इसमें पूछा है नियम और रीति रिवाज बालक के किस पारिस्थितिकी तंत्र की ये एक उदाहरण हो जाएंगे। तो ये आपके मैक्रो से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये आपके पूछा है सिगमंड फ्राइड से जो मनोविश्लेषणवादी है। इसमें से पूछा है कि मनोलैंगिक विकास की अवस्था कौन सी नहीं है इसमें से। तो मुखी होती है, गुदा होती है, गुप्त होती है। जो आइकॉनिक है ये आपके ब्रूनर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके अलावा इनकी 2 अवस्थाएं हो रहे हैं। कह सकते हैं कि मनोलैंगिक की अवस्थाओं की बात करेंगे तो 5 होती हैं। 5 में से इसमें 3 दे रखी हैं, मुख अवस्था, गुदावस्था और आपकी गुप्तावस्था। यह गुप्त अवस्था लेटेंट बोलते हैं। इसके अलावा 2 और बचती हैं, एक तो आपकी फेलिक स्टेज होती है और एक 5वीं और बचती है जिसे बोलते हैं जेनिटल। जेनिटल सॉरी सही स्पेलिंग लगी कि सही है, जेनिटल स्टेज। जो लास्ट स्टेज होती है ये आपकी होती है तीसरे नंबर की।
और जो गुप्त अवस्था है ये आपकी चौथे नंबर की होती है। उम्र की बात करें तो मुख्य अवस्था 0 से 1, गुदा की 0 से 3, और आप उसके बाद फैलिक की 4 से 6, और गुप्ता की 7 से 11, और जेनिटल की लास्ट में जो भी 11 के बाद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बना कि समावेशी शिक्षा का स्वागत होता है, तो हम कहेंगे इसमें विकलांग बच्चे हों, सामान्य बच्चे हों, या किसी को और भी डिसेबिलिटी हो, तो वो सभी प्रकार के बच्चे हैं एक साथ पढ़ेंगे, वो उसे बोलते हैं समावेशी शिक्षा। इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। फिर वही समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन बना दिया है, ये पूछा है कि समावेशी शिक्षा की दिशा में चुनौती नहीं है, यानी इसमें जो हमें पॉजिटिव पॉइंट देखना है, और पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा कि लचीला अधिगम वातावरण, और ये NCF 2005 भी कहता है इसी बात को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 है, और ये इस प्रकार क्वेश्चन पूछा है कि एक बार यह सुनिश्चित होने के बाद कि बालक में दृष्टि बाधिता है, ठीक है, उसके या उसका आगे का आकलन होना चाहिए, यानी उसका बुद्धि परीक्षण करेंगे आप, प्रकारात्मक दृष्टि का परीक्षण करेंगे, शैक्षिक आकलन करेंगे, या सामाजिक आकलन। अच्छा क्वेश्चन है, हम कहेंगे जैसा उसे ऐसे बोल सकते हैं फंक्शनल विजन असेसमेंट, यानी उसे प्रकारात्मक दृष्टि का परीक्षण करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सबसे बेस्ट तो यही रहेगा, क्योंकि आपको ना कह दिया ना दृष्टि बाधिता है उसके अंदर, तो बेस्ट ऑप्शन तो यही रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91 है, ये फैक्ट के तौर पर क्वेश्चन है, यानी फैक्ट के तौर पर निःशक्त जन अधिकार कानून है 2016 के अनुसार जो बध्यता है जिसे डीफनेस बोलते हैं, में श्रवण क्षति की सीमा कितनी होती है, तो इसमें सीमा होगी वो होगी आपकी दोनों कानों में अगर बात करें तो 70 डेसीबल श्रवण क्षति होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर वहीं से एक और क्वेश्चन बना दिया है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए क्या आवश्यक नहीं है। हम कहेंगे इसमें जो आवश्यक नहीं होगा वो हो जाएगा आपका छोटे अक्षरों में छपी किताबें, छोटे अक्षरों में छपी किताबें हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी दृष्टिबाधित विद्यार्थी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक नहीं है, हम कहेंगे छोटे अक्षरों में छपी किताबें है जो होंगी वो दृष्टिबाधित विद्यार्थी की शिक्षा के लिए कि आवश्यक नहीं होंगी, क्योंकि वो उन्हें पहले से नहीं दिखाई दे रहा। अब उसके बाद आप छोटे अक्षरों की किताबें पढ़ने के लिए देंगे तो वो ऑलरेडी जूझ रहे हैं कि दिख नहीं पा रहा है, फिर और भी आप छोटे अक्षर देंगे, संबंधित किताबें देंगे तो वो उनसे भी नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, तो यही आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है, तो जैसे मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, स्वलीनता है आपकी, इसके अलावा ADHD है, तो केवल हमें ये पूछा है कि इसमें से विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण क्या होगा, तो इसमें से हो जाएगा डिसलेक्सिया, जो विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे कि आपको 95 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ये पूछ रहा है श्रवण बाधित बालकों की पहचान निम्न में से कौन सी तकनीक से होती है, जैसे कि स्नायु मनोवैज्ञानिक परीक्षण से, दूसरा ऑप्शन है विकास मापनी से, तीसरा है बालक की केस स्टडीज है, और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रो एनसीफ्लोग्राम, ठीक है। तो हम कहेंगे इसमें से अगर बात करें श्रवण बाधित की, देखो तो स्नायु मनोविज्ञान से भी कर सकते हैं, विकास मापनी से कर सकते हैं, बालक की केस स्टडी से, लेकिन जो इलेक्ट्रोएन्सेफेली ये आपके दिमाग से संबंधित होती है, तो इससे तो नहीं कर पाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि जो आपकी अधिगम निर्योग्यता है शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये आपके सैमुअल क्रिक ने किया था, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है कि जन्मजात, जब ऐसे बोल सकते हैं वह जन्मजात विकृति जिसमें रीढ़ की हड्डी एवं उसके इर्द गिर्द की झिल्लियों पूरी तरह से बंद नहीं हो पाती तो जाना जाता है, इसे क्या कहेंगे आप। आप यूनिट नंबर 4 देखें, ये NCERT का उसमें दे रखा है ये स्पाइना वाइफिना, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 98 नंबर, ये पूछ रहा है उच्च मांसपेशियाँ टोन, मांसपेशियों में कड़ापन एवं तनाव आदि जो विशेषताएं हैं ये किसकी है, हम कहेंगे जो आपका स्पास्टिसिटी है ना उससे संबंधित है, यानी स्पास्टिक सिटी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। स्पास्टिक सिटी है उससे संबंधित हो जाएगा, ये भी उसी चैप्टर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर है 99, आप मानसिक रूप से सचेत हुए बिना भी जटिल व्यवहार संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि हम कहेंगे आपकी आदत बन गई है, ऐसे भी बोल सकते हैं, आपने आदत बना ली है उसे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
अभिवृत्ति में सम्मिलित नहीं होता है। अभिवृत्ति को बोलते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड है वो आपके संबंधित है जैसे कि आपके संज्ञानात्मक भाग से, व्यवहारात्मक भाग से और आपके संवेगात्मक भाग से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर आपका 42 है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। इन 4 ऑप्शनों को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हम ये कहेंगे वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय मानव व्यवहार है। वुडवर्थ की एक परिभाषा भी है, पहले आत्मा का त्याग किया, फिर आपके चेतना का, फिर मस्तिष्क का, और वर्तमान में मानव व्यवहार पर डिपेंड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। और वुडवर्थ की परिभाषा भी आपके पूछी हुई परीक्षा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रगति वैज्ञानिक है क्योंकि। ये 4 ऑप्शन है जिसमें से राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। ये सटीक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक हैं, तो सिंपल था कॉलर हो जाएगा। 1917 में केनारी स्थान पर या केनारी पहाड़ी पर सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले थे कॉलर, या अध्ययन किया था। इनके समर्थक रहे थे, आपने नाम सुना होगा। इनकी जो सिद्धांत दिया था वो दिया था इंसाइट लर्निंग, इसके नाम से इनकी थ्योरी है, या इंसाइटफुल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं इनके सिद्धांत को, जिसे हिंदी में अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। समर्थक रहे थे मैक्स वर्दीमर और आपके कोफा, तो ये तीनों ही माने जाते हैं अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक। और मोस्टली देखा जाएगा तो फाउंडर तो कहेंगे हम कॉलर को ही, क्योंकि इन्होंने ही शुरुआत की थी, ये इनके समर्थक रहे थे, तो हम इन सभी को कहते हैं अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत के समर्थक। आपका क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा कथन सत्य है, इनमें से बताना है आपको। जो सत्य है वो चूज करना है। अगर इन सभी ऑप्शनों को पढ़ते हैं तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये आपके थॉर्नडाइक के मुख्य नियम हुआ करते थे, तो उसमें से एक आता था तत्परता का नियम। इसे इंग्लिश में बोलते थे रेडीनेस, यानी ऐसे कह सकते हैं कोई अगर शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार है तब हम कहेंगे उसका इंटरेस्ट है वो सीखने में ज़्यादा होगा, न कि जिसका मानसिक और शारीरिक रूप से कह सकते हैं स्वस्थ नहीं है तो उसका इतना सीखने में रुचि नहीं आएगी। ठीक है, उसे इसे ही सिद्धांत को रुचि अरुचि का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसके बारे में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 3rd ग्रेड में। एक आता है आपके वुडवर्थ का, शायद वुडवर्थ का ही कथन है ये। अगर इसे कहते हैं, यानी जो तत्परता का नियम है इसे ही कहते हैं मानसिक तैयारी का नियम। ये आपके वुडवर्थ की परिभाषा थी। एक थे भाटिया की, जिन्होंने बुद्धि से संबंधित सिद्धांत दिए थे, आपको ध्यान हो तो उनकी परिभाषा ये है, अगर कोई तत्परता के सिद्धांत के अकॉर्डिंग अगर सीखने के लिए तैयार है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, तो ऐसा मानते हैं कि उसने आधा युद्ध जीत लिया है। इस प्रकार की परिभाषा आपके भाटिया की भी पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के लिए किस नियम को नहीं अपनाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। आंशिक क्रिया का नियम थॉर्नडाइक के गॉड नियम है, तत्परता का मुख्य नियम है, अभ्यास का मुख्य नियम है, और 4 नंबर ऑप्शन प्रलोभन, तो प्रलोभन नहीं दे सकते हम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर है, ये कह रहा है समग्रता के सिद्धांत यानी गेस्टाल्ट के प्रवर्तक कौन है। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो यही क्वेश्चन, ये सुल्तान नामक चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक थे कॉलर, ऑप्शन नंबर 2 सही था। अभी इस क्वेश्चन को देखो, समग्रता के सिद्धांत, यानी आप इस अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत को समग्रता के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, यानी उपनाम ही है, यानी ये कह सकते हैं एक अन्य नाम भी है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं जैसे कि आपके RM गैनी, वर्दीमर एवं अन्य। तीसरा ऑप्शन है BS ब्लूम, चौथा ऑप्शन है BS स्किनर, यानी BF स्किनर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जो वर्दीमर और वो आपके कोप्पा थे। कोप्पा तो नहीं दिया लेकिन अन्य दिया है, तो ये आपके समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति, सोशल एक्सेप्टेशन यानी एक्सेप्टेंस बोलते हैं, जिस अवस्था में चाहता है वो है। सामाजिक स्वीकृति का मतलब होता है फ्रीडम चाहता है एक तरह से, तो वो आपकी एडोलसेंस होगी यानी किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से मेल नहीं है, यानी कौन सा मेल सही नहीं है, ऐसे चूज करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, हर एक की एक विशेषता मालूम होगी तो आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे। जैसे अंतर्मुखी होते हैं, स्वयं में रहने वाले, यानी मस्त मगन होते हैं, खुद से ही मतलब रखते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन, यानी अपनी गलती दूसरों पर डालना, ये भी बात सही है। युक्तिकरण का मतलब होता है अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, तो ये बात तो ये एक ही हो गई ना, यानी ऑप्शन नंबर 2 को देखो, प्रक्षेपण है अपनी गलती दूसरों पर डालना। पर तीसरा ऑप्शन देखो, युक्तिकरण, ये भी कह रहा है अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, तो ये तो एक ही बात होगी ना। तो इस वजह से हमें गलत पूछा है ना कि कौन सा मेल सही नहीं है, तो वो 3 नंबर हो जाएगा। युक्तिकरण का मतलब होता है आपको झूठ बोले ना, उसके लिए तर्क दो, ऐसा तर्क होना चाहिए जो बाकी सामने वाले को भी ऐसा फील हो कि हाँ ये बात कहीं ना कहीं सही कह रहा। और प्रतिगमन का, रिग्रेशन का मतलब होता है पुरानी आदतों में लौटना, ये भी बात सही है, लेकिन गलत है, वो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, एकांत में विश्वास रखने वाले व्यक्ति होते हैं। तो एकांत में, ये अभी हमने क्वेश्चन किया है, अंतर्मुखी। तो ये अंतर्मुखी होते हैं, स्वयं में मस्त रहने वाले होते हैं या स्वयं में रहने वाले होते हैं, ऐसे कह सकते हैं, अपने आप से ही मतलब रखते हैं, तो ये अंतर्मुखी होते हैं। क्वेश्चन ये पूछा है 50 नंबर, एकांत में विश्वास रखने वाले व्यक्ति होते हैं, तो वो आपके इंट्रोवर्ट्स होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इन्हें इंट्रोवर्ट, ठीक है, यानी अंतर्मुखी होते हैं ये, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि TAT परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी हुआ करती थी। सिंपल क्वेश्चन है, 30 कार्ड हुआ करते थे। देखा जाए 30 नहीं हुआ करते थे, इसके अंदर 30 + 1 31 कार्ड हुआ करते थे। जो एक कार्ड था वो खाली हुआ करता था, जिसमें आपको कहानी लिखनी होती थी, ठीक है। और हमें केवल यही पूछा है ऑप्शन देके, तो हम राइट आंसर लगाएंगे 3 नंबर। और ये दिया किसने था, मॉर्गन एवं मुर्रे ने। एक क्वेश्चन इससे ये भी पूछा है, आपने देखा हो 2018 के क्वेश्चन पेपर में, ये किसका मापन करता है, यानी TAT है, ये किसका मापन करता है, तो ये आपके व्यक्तित्व का मापन करता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बुद्धि के समूह कारक तत्व मल्टीपल फैक्टर सिद्धांत के प्रणेता प्रवर्तक कौन है। ये आपके रीट 2021 में जो आपके लेवल 2 की परीक्षा हुई थी, सेकंड, जो अक्टूबर को, यानी एक परीक्षा हुई थी 26 सितंबर, सेकंड हुई थी आपकी शायद 16 अक्टूबर को, दूसरी परीक्षा, तो उसमें पूछा था साइंस मैथ वाले में ये क्वेश्चन, ठीक है। तो वो डिलीट करवा दिया है क्योंकि उन्होंने ऑप्शन सही नहीं दिए थे। तो समूह कारक तत्व ये है आपके किससे संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्यों थर्स्टन का था समूह कारक सिद्धांत। बाकी स्पीयरमैन का तो 2 फैक्टर थ्योरी थी, G और S कारक थी। बाकी थॉमसन का था, इनका सैंपल थ्योरी के नाम से था, यानी प्रतिदर्श का सिद्धांत। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने तो बहुकारक का सिद्धांत दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, सृजनशील बालक यानी क्रिएटिव चिल्ड्रन का विशेष लक्षण क्या है। समस्याओं के प्रति सहज नहीं होना, गलत हो जाएगा। गतिशील चिंतन का अभाव, ये भी गलत हो जाएगा। प्रबल जिज्ञासा, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव सही बात है। और समाज के प्रति जागरूकता नहीं होना, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, ये कह रहा है प्रेरक, यानी जिसे हम इंग्लिश में मोटिव बोलते हैं, प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती हैं। प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाले कौन थे, तो वो थे आपके इनमें से कौन हो जाएगा, सेपर, गेट्स एवं अन्य, ब्लेमर एवं अन्य, और मसल से या मर्सल मैसेल बोलते हैं इन्हें। तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखें तो वो हो जाएगा गेट्स एवं अन्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है, मूल प्रवृत्तियां का सिद्धांत देने वाले कौन थे, तो सिंपल क्वेश्चन था ये विलियम मैकडूगल थे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, अभिप्रेरणा यानी जो मोटिवेशन है पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, यानी जैसे आवश्यकता है, भौतिक संरचना है, वातावरण है और जन्मजात है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन, यानी जो भौतिक संरचना है वो आपके अभिप्रेरणा कारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रायोजना पद्धति यानी जो प्रोजेक्ट मेथड बोलते हैं कि निर्माता कौन है। सिंपल था, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये शिक्षण विधियों में भी पढ़ते हैं प्रायोजना विधि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन ये है कि अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति कौन सी है, यानी जो आपकी पद्धति है वो बतानी है, अंधे बालकों को शिक्षण देने की वाली पद्धति है। हम कहेंगे इसमें से ब्रेल लिपि है या ब्रेल लिपि बोलते हैं इसे। तो ये आपके अंधे बालकों से संबंधित होती है, इसमें डॉट्स के रूप में पढ़ाई जाती हैं बुकें जो भी होती हैं, तो जिससे बच्चे आसानी से समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 59 है, बाल अपराध
का कारण क्या होता है? ये 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, माता पिता में अनबन कलह रहना, ये आपके बाल अपराध का एक कारण होता है। और ये रीट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, यही सेम। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। आत्म प्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति के अपने व्यवहार, योग्यताओं एवं विशेषताओं का मूल आकलन यानी मूल्य आकलन व अभिव्यक्तियों की समग्रता से है। आत्म प्रत्यय यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट की यह परिभाषा देने वाले कौन थे? तो ये आपकी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजी से संबंधित है, यानी इन्होंने परिभाषा ये बनाई थी। जैसा कि पहला क्वेश्चन बना है, आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन ये पूछा था, किसने लिपजिग विश्वविद्यालय जर्मनी में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम वुड ने। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी दे रखी है, तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, किसने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है? तो ये आपकी कहा ये बात है, स्टेटमेंट है एक तरह का पीएफ स्किनर का। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था, कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो प्रकारवाद से संबंध नहीं रखता है? तो वो आपका ईबी टिचनर हो जाएगा 4 नंबर पे। विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिसिज्म का गुण अत्यंत प्रबल होता है? तो ये आपकी शेष अवस्था में होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये जो शब्द है आपके सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था, जैसा कि व्याख्या में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है? तो आपके स्टैनले हॉल। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसा कि दे रखा है। ये कह रहा है, कौन सा घटक है जो गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल की विषय वस्तु की विमा नहीं है? आकृति होती है, सांकेतिक होती है और शाब्दिक होती है। एक शब्द और चलता है, व्यवहार, ये भी होता है, लेकिन नहीं है, वो है संज्ञान। ये संज्ञान है, वो आपके उत्पाद का भाग है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी पूर्ण सक्रियात्मक की अवस्था की विशेषता है। बाकी सभी है ये आपके संबंधित हो जाएंगे मूर्त सक्रियात्मक, जिसकी उम्र होती थी 7 से 11 और पूर्ण सक्रियात्मक की उम्र होती है 2 से 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो वो आपके अल्बर्ट बिने ने 1905 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, किशोरावस्था के अंत तक मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत हो जाता है? तो वो आपके 45% हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सा जो क्रेचमर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के शरीर रचना सिद्धांत के वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है? आगे दे रखा है, नहीं है। ठीक है, वो दुर्बल हो जाएगा। दुर्बल की किसी भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। बाकी इसका एक्सप्रेशन दे रखा है, तो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बेलक ने व्यक्तित्व मापने के लिए तैयार किए गए बालकों के प्रसंग बोध परीक्षण हेतु क्या आयु वर्ग रखा था? तो वो 3 से 10 वर्ष रखा था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अधिगम की सही विशेषता नहीं है, वो चूज करनी है। तो हम कहेंगे इसमें से 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि मूल प्रवृत्ति तथा प्रतिक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, कौन सा जुड़ा है जो मूल प्रवृत्ति संवेग के अनुरूप सही नहीं है, जैसा कि मैकडूगल ने उल्लेखित किया था? तो वो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो युजुत्सा है ये आपके क्रोध से संबंधित होती है। ठीक है, जबकि इसमें वह दे रखा है, तो इस वजह से ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीखने की प्रक्रिया एवं सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो गेस्टाल्टवाद यानी मनोविज्ञान के निर्धारित नहीं की गई है उनके द्वारा? तब हम कहेंगे कि अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है। ये आपके थोर्नडाइक से संबंधित है, जैसा कि इसमें एक्सप्रेशन में दे रखा है, आप देख सकते हैं। बाकी सभी विशेषताएं वो गेस्टाल्टवादी से संबंध रखेंगे। कौन सा है जो जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? तो आकांक्षा है, वो जन्मजात नहीं होती, ये अर्जित होती है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 है कि जब एक कर्मचारी अपने अधिकारी पर गुस्सा प्रदर्शित नहीं कर पाता है तो वह घर आने के बाद इसे अपनी पत्नी एवं बच्चों पर व्यक्त करता है। यह उदाहरण किस प्रकार की रक्षा युक्ति को दर्शाता है? तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, यानी विस्थापन को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कौन सा घटक है जो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो ये पहला ही हो जाएगा, जो आपका ढालना है यानी जो शेपिंग होती है, ये आपकी स्किनर से संबंधित है। बाकी सभी आपके
पाउडर से संबंध हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पर है कि स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि लब्धि परीक्षण के लिए तय मानक के अनुसार सामान्य मंदित बालकों की बुद्धि लब्धि का प्रसार कितना होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है, तब हम कहेंगे इसमें से कि अभिवृत्ति है वो जन्मजात नहीं होती है, ये आपकी सदैव अर्जित होती है, जैसा कि एक्सप्रेशन दे रखा है या व्याख्या दे रखी है।